हाँ तो बच्चों, आज आपको केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले मैंने केंद्र एवं राज्य के मध्य जो विधायी जो संबंध थे उनके बारे में बताया था। आज हम केंद्र एवं राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कल हम क्या है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो वित्तीय रिलेशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये संघात्मक जो सिस्टम है इसी के तहत ये चैप्टर है। तो ये सभी चैप्टर क्या है कि इम्पोर्टेंट हैं और राजनीतिक विज्ञान के विषय राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट से तो ये अपेक्षा की जाती है कि उसको केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले जो विधायी संबंध थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज थोड़ी बात मोटी मोटी जो केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में देख लीजिए। संघात्मक शासन की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्य के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। यदि संविधान में तथ्य संबंधी स्पष्ट तथ्य उपलब्ध ना हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की ताकि प्रशासनिक क्षेत्र में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। प्रशासनिक संबंधों का अगर संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय संविधान में 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित हैं, परंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र को राज्य के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है, किंतु इसके बावजूद भी राज्यों की स्वायत्ता एवं जिम्मेदारी का एक बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है। फिर भी कुछ विद्वानों का महसूस होता है कि इस संबंध में राज्यों की जो ऑटोनोमस है, स्वायत्ता है, उसको कम किया गया है, क्योंकि एक ही दल का बोलबाला रहा है भारत की राजनीति में लंबे समय तक और राज्य के मुकाबले एक शक्तिशाली संस्था के रूप में केंद्रीय कार्यपालिका का उदय हुआ तथा केंद्र को अधिक अधिकार मिल गए। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की निम्न विधियां हैं। सबसे पहला है कि राज्य का दायित्व। इसका मतलब यह है कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि उनको अपने कार्यपालन जो शक्ति है उसका यूज इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। हर राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संसद के कानूनों को अमल में डालने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। राज्यों का यह भी दायित्व है कि वे केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। दूसरा यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को यह निर्देश दे सके कि उन्हें वो अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। राष्ट्रीय एवं सैन्य महत्व के मार्गों व पुलों आदि का निर्माण साधारणतः केंद्र सरकार करती है, परंतु केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार के मार्गों के निर्माण व उनके उचित रखरखाव के लिए वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके। इस प्रकार रेल मार्गों तथा रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तीसरा है केंद्र राज्यों की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य की सरकारों अथवा उसके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसका मतलब अभिप्राय यह है कि संघ सूची में किए गए किसी भी
विषय से संबंधित कोई भी कार्य राज्यों के पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है। चौथा है सरकारी कृत्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाई को पूरी मान्यता दी जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही ये कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। पांचवा है 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों व नदियों के जल का बंटवारा। संसद को यह अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न विचार को निपटाने के लिए उचित कानून बनाए। संसद किसी भी नदी या नदी घाटी परियोजना के पानी के इस्तेमाल, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवाद के सिलसिले में मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के विवादों पर विचार करने से रोक सकती है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका इस्तेमाल कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए पानी और बिजली जैसी सुविधा के व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग दामोदर घाटी निगम जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करे। उसके निम्न 3 विशेष कार्य होंगे। पहला, राज्यों के बीच खड़े होने वाले विवादों की जांच करना तथा उसके संबंध में सलाह देना। सेकंड है उन विषयों पर छानबीन कर विचार करना जिसमें राज्यों की एक समान दिलचस्पी हो। तीसरा है इन विषयों और विशेषकर इनसे संबंधित नीति एवं कार्यों के बेहतर समन्वय के संबंध में सिफारिश करना। राष्ट्रपति परिषद के संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित एवं इसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकता है। 7वां, अखिल भारतीय सेवाएं। संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अखिल भारतीय सेवाएं। यद्यपि राज्यों और केंद्र की पृथक सेवाएं और लोक सेवा आयोग है, फिर भी संविधान अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए संघ को यह अधिकार देता है कि संघ को इन सेवाओं के सदस्यों को राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का अधिकार देता है। राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और एक प्रकार से वे राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उनके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के शासन पर अंकुश रख सकती है। 9वां, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि राज्यों की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति ये उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है। इस घोषणा का परिणाम यह होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। संक्षेप में संविधान केंद्रीय कार्यपालिका के प्रबल्य का प्रावधान करता है। हक्की और शर्मा की दलील है कि संघीय प्रशासनिक संबंधों के कारण राज्यों की स्वायत्ता में इतनी कमी आ गई है कि संघीय राज्यतंत्र के रूप में राज्यतंत्र के सहकारी स्वरूप पर आघात पहुंचा है। अब बच्चों, एक जो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक जो संबंध हैं उनमें कतिपय इस प्रकार के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 3 महत्वपूर्ण इस प्रकार के टॉपिक्स हैं जिनके आधार से ये कहा जाता है कि भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों में तनाव की स्थिति है। पहला है राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मगर अगर राज्यपाल का अतीत हम देखें तो यहाँ क्या है कि सामान्यतः जो केंद्र सरकार है उसने राज्यपाल का यूज गैर कांग्रेसी सरकारों के विरुद्ध भी किया है कि जहाँ आप सब जानते हो कि भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा है जिसे कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। तो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार ने लंबे समय तक गैर कांग्रेसी सरकारों को परेशान करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और इनके माध्यम से धारा 356 लगाई गई। सबसे पहले 1959 में ये जो आपके केरल की कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त किया। 1967 में चतुर्थांश में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनकर आए। तो यहाँ राज्यपाल के माध्यम से
केंद्र सरकार राज्यों को अंकुश लगाने का काम उसने बखूबी किया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच में टकराव का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो गवर्नर है। कई राज्य सरकारें मुख्य वामपंथी जो सरकारें हैं इनकी निशानी कर रही है। तीसरी ये है अखिल भारतीय सेवाएं। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, तो इनकी जो सिलेक्शन है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। ये केंद्रीय सेवाओं में शामिल है, मगर इनकी नियुक्ति क्या है कि राज्यों में की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यों में की जाती है, तो राज्यों को प्रॉब्लम ये होती है कि इनको जो वेतन और भत्ते जो होते हैं, इनके हाई वेतन भत्ते होते हैं, तो वह ये जो भत्ते हैं ये राज्यों को देना पड़ता है। इसलिए राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है, और उसमें क्या है कि इनकी जो अंतिम जो जवाबदेही बनती है वो केंद्र के प्रति ये जिम्मेदार रहते हैं। तो यहाँ क्या है कि राज्य सरकारें भी कई बार ये जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी हैं, जिन्हें हमें आईएएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, ये केंद्रीय ये भी क्या है कि राज्य सरकारों को कई बार परेशान करने की स्थिति में रहती हैं। और उसके बाद में यह है कि यहाँ कई बार क्या है कि केंद्र के सरकार द्वारा राज्यों को यह निर्देश दे दिया जाता है कि आपको कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ बंगाल में एक हुआ था, तो वहाँ केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे थे, तो वहाँ केंद्र सरकार ने क्या है कि सीआरपीएफ को भेजा, तो वामपंथी सरकारों ने क्या है कि इसका विरोध किया। कहने का मतलब है कि भारत में केंद्रीय और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंधों का अगर देखा जाए तो यहाँ हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता एक मजबूत और सशक्त जो केंद्र है इसकी स्थापना करना चाहते थे। वो ये मानते थे कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई है, भारत को क्या है कि पराधीन बनना पड़ा, भारत को गुलाम बनना पड़ा। भारतीय संविधान निर्माता इस प्रकार की बातों का पुनरावर्तन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक मजबूत और सशक्त जो केंद्र है उसकी स्थापना की है। भले हम विधायी संबंधों में देखें, प्रशासनिक संबंधों में देखें, हम कल आपको वित्तीय संबंध जो पढ़ाएंगे उनमें इससे भी यही सिद्ध होता है कि भारत में केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है और राज्यों की जो स्वायत्ता है उसमें कमी आई है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्यों की जो निर्भरता है वो केंद्र के ऊपर ज़्यादा क्या है कि बढ़ गई है। आज इतना ही, धन्यवाद।